of the following method is most suitable to get the coefficient of permeability of fine grained soils? यानी कि पूछा जा रहा है कि ये बेसिकली हमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की परमेबिलिटी बताने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास कैपिलरी सैचुरेशन मेथड, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, या फिर एनी ऑफ द अबव, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्या मतलब है क्वेश्चन बोलने का, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली क्या इसमें सॉल्यूशन हो सकता है, क्या मेथड मोस्ट सुटेबल होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर परमेबिलिटी बताने के लिए। लेट्स सी, ठीक। सो देखो यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है कि भाई ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर सिंपली परमेबिलिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, के से, ठीक है। व्हाट इज दिस, इसको हम सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर सिंपली परमेबिलिटी, ठीक है, या फिर सिंपली परमेबिलिटी। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए, ये के की वैल्यू बताने के लिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। देखो मैं अगर आपसे बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। कुछ मेथड होते हैं कि जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, देयर आर सम ऑफ द मेथड व्हिच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इन द लेबोरेटरीज। देयर आर सम अदर मेथड जो कि हम बेसिकली इंपेरिकल इक्वेशंस के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अपनी अलग अलग इंपेरिकल इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे भी आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ हमारे पास फील्ड मेथड भी होते हैं जो बेसिकली फील्ड में टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड वहां पे आप के की वैल्यू पता करते हो। सो के की वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए लेबोरेटरी मेथड भी है हमारे पास इंपेरिकल इक्वेशंस भी हैं, हमारे पास फील्ड मेथड भी है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे है, अब अलग अलग मेथड में हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे किसकी, लेबोरेटरी मेथड की, कि वो लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से होते हैं जिसकी हेल्प से आप के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। देखो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरीज में अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम के की वैल्यू को पता करते हैं। अब कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए सुटेबल है, वो हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फील्ड मेथड को एंड इंपेरिकल इक्वेशंस को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इन फर्दर क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ लेबोरेटरी मेथड के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, लेबोरेटरी मेथड्स। कुछ और भी मेथड होते हैं आपके पास, बट हम यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखो लेबोरेटरी मेथड में आपके पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होता है। यू हैव अ कांस्टेंट हेड permeability test, we have a falling head permeability test, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इस फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट को ही वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। मैंने पीटी से क्या मतलब है, परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एक हमारे पास और होता है कैपिलरी सैचुरेशन मेथड, कैपिलरी सैचुरेशन मेथड, एक ये भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अलग अलग तरह के लेबोरेटरी मेथड है आपके पास जो आप यूज करते हो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हर एक मेथड अपना पर्टिकुलर डिफरेंट तरह की सॉइल्स के लिए सुटेबल होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी सॉइल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है। देखो ये जो कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट है ये आपका सुटेबल होता है किसके लिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए। सो कांस्टेंट परमेबिलिटी टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल यानी कि आपका सैंड हो गया, ग्रेवल्स हो गए, उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड रहता है, ठीक है। अब इनके लिए क्यों सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड होता है, देखिए वो चीज हमने आपको डिस्कस करी है आपके साथ कहां पे, अपने थियोरेटिकल लेक्चर्स में। जहां पे मैंने जब थियोरेटिकल लेक्चर्स डिस्कस किए हैं
इस पूरे सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर, वहां पे मैंने इसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी बताए हुए हैं कि क्यों ये मेथड कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए ही सुटेबल होता है। ठीक है, आपको ये चीजें आप सीख सकते हो बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ की गई क्यों ये इसी के लिए सुटेबल होता है। इन द थ्योरेटिकल लेक्चर्स आल्सो यू कैन जस्ट गो टू द इंजीनियर सक्सेस एप्लीकेशन, वहां पे आप इस चीज को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल लेक्चर्स में सीख सकते हो। अभी के लिए जो क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, बट पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल नॉट बी प्रैक्टिकली फिजिबल टू डू। ठीक है, सो एग्जाम पर्पस हम पूरा यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स और डिटेलिंग में अगर हमें समझने हैं, ठीक है, वो उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल सीरीज जो है, लेक्चर सीरीज जो है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे बताया कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है किसके लिए सुटेबल, कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए सुटेबल, कोर्स ग्रेन सॉइल्स या फिर सैंड जैसे कि ग्रेवल। ठीक है, नाउ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट या फिर वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल्स। ये मेथड बहुत ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, फाइन ग्रेन सुटेबल सॉइल्स के लिए। ठीक है, सो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट या फिर वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आपका यही पूछा जा रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है, तो ये फॉलिंग हेड टेस्ट या फिर वेरिएबल हेड टेस्ट, अलग अलग किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। याद रखने का आसान तरीका क्या है, जैसे कि यहां पर आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है, दिस इज सी फॉर कोर्स एंड दिस इज सी फॉर कांस्टेंट, इधर भी एफ फॉर फॉलिंग एंड एफ फॉर फाइन। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बेसिकली एक और होता है आपके पास कैपिलरी सैचुरेशन मेथड, ये बेसिकली आपका यूज किया जाता है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए, दिस इज सुटेबल फॉर, ये बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स का, कि जिनमें सम ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर एंड सम ऑफ द वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर, दैट पर्टिकुलर सॉइल इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स। तो ये सुटेबल होता है किसके लिए, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल्स के लिए। ठीक, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, यही पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि भाई कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सॉइल के लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहता है। अब इसके रीजंस भी होते हैं कि क्यों फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम ये फॉलिंग हेड टेस्ट करते हैं, क्यों कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं। इसके लिए पूरे हमने एक अलग से लेक्चर्स बनाए हुए हैं जहां पे इन टेस्ट को भी एक्सप्लेन किया गया है कि भाई किस किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्यों ये सुटेबल इसी के लिए होते हैं। सो दैट थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम द थ्योरेटिकल लेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसका आंसर आपको अगर बात करनी हो तो इसका आंसर क्या होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट सुटेबल रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं यहां से, फिर अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एज पर डार्सीज लॉ द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द मीडियम शुड बी। एज पर डार्सीज लॉ द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द मीडियम शुड बी, यानी कि डार्सी लॉ के हिसाब से जो फ्लूइड फ्लो का नेचर होता है, फ्लूइड फ्लो का जो नेचर होता है वो कैसा होना चाहिए, लेमिनार, टर्बुलेंट, ट्रांजिशनल या फिर एनी ऑफ द अबव। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि क्या होता है। देखो, डार्सी लॉ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होता है डार्सी लॉ। वी हैव ऑलरेडी सीन द डार्सी लॉ। क्या बताया था मैंने डार्सी लॉ में, उसका थोड़ा सा मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं आपको। देखो, जैसे कि आपके पास ये सॉइल थी, लेट अस सपोज आपके पास इस तरह से कोई एक सॉइल सैंपल है। ठीक है, यू हैव अ सॉइल सैंपल लाइक दिस, like this you have a soil sample। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे डार्सी के हिसाब से क्या बताया गया, जैसे कि आपके पास सॉइल सैंपल है, इधर क्या होंगे आपके पास सॉइल सॉलिड्स होंगे, दीज आर द सॉइल सॉलिड्स। यहाँ पे क्या है, सॉइल सॉलिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डार्सी लॉ के हिसाब से क्या होता है, एज पर डार्सीज लॉ the point is that as per डार्सी लॉ, if the, मैं बता रहा हूं डार्सी लॉ के बारे में कि डार्सी लॉ के हिसाब से
if the soil mass is completely saturated, if the soil mass is completely saturated, तो first point क्या हुआ, the soil mass should be saturated. first point तो first condition क्या हो गई important, the soil mass should be, the soil should be saturated, the soil mass should be saturated and the flow should be laminar, flow should be laminar. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे हमने डिस्कस करी कि डार्सी लॉ के हिसाब से अगर सॉइल मास सैचुरेटेड है एंड अगर फ्लो का नेचर कैसा है, लैमिनार है. हमें पता होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फ्लो के नेचर डिफरेंट तरह के फ्लो के नेचर होते हैं. लैमिनार होता है, टर्बुलेंट होता है, ट्रांजिशनल होता है. ठीक है, सो द सॉइल शुड बी सैचुरेटेड एंड इफ द फ्लो इज व्हाट, लैमिनार. सो इन दैट केस अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या बताया मैंने कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ये मैंने यहां पे डिस्कस किया कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के. ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी कुछ डिस्कस किया था आपसे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. लैमिनार नेचर होना चाहिए, सॉइल मास शुड बी सैचुरेटेड. ठीक है, अब बेसिकली ये भी मैंने बताया था कि ये जो वेलोसिटी यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये वेलोसिटी आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है. दिस इज एक्चुअली द डिस्चार्ज वेलोसिटी, या फिर इसी को हम एवरेज वेलोसिटी भी कह देते हैं. डिस्चार्ज या फिर एवरेज वेलोसिटी. इसका रीजन भी मैंने बताया था. ठीक है, इसका रीजन मैंने क्या बताया था कि द रीजन जो मैंने अर्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हम पूरा ये मानकर चल रहे हैं कि जो फ्लो हो रहा है वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है. फ्लो जो होगा वो सिर्फ इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के अंदर से होगा. ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन में तो अगर आप देखोगे तो सॉलिड्स भी हैं एंड वॉइड्स भी हैं, बट फ्लो जो है वो सॉलिड्स के अंदर से थोड़ी होगा. दैट विल बी ओनली फ्रॉम द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स. ठीक है, सो अगर आप एक्चुअली वॉइड्स के थ्रू वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, एक्चुअली जो वॉइड्स के थ्रू हैं इनके बारे में अगर एक्चुअली बात करोगे आप, तो यहां से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल वेलोसिटी विल बी व्हाट, सीपेज वेलोसिटी. दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली. ठीक है, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. नाउ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिस्कशन किया होगा आपने इस चीज का, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूं. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या होता है, आई इज बेसिकली दी हाइड्रोलिक हेड लॉस. इट इज बेसिकली व्हाट, hydraulic head loss upon length of flow. I is basically hydraulic head loss upon length of flow. ठीक है, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. अब हाइड्रोलिक हेड लॉस मतलब देखो क्या है, सिंपल सी बात कि जब कोई भी फ्लूइड जब इस सॉइल मास के अंदर से पास करेगा, व्हेनेवर द फ्लूइड विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉइल मास, तो होगा क्या, कुछ ना कुछ उस फ्लूइड की एनर्जी का लॉस होता है. वो जो फ्लूइड होगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, जिसकी वजह से वो इसके अंदर से पास कर पा रहा है, तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है जब वो इसके अंदर से पास करता है. तो हाइड्रोलिक हेड लॉस मतलब कितनी एनर्जी लॉस हो रही है. जब फ्लूइड इसके अंदर से पास किया तो उसने कितनी एनर्जी को लॉस कर दिया, एंड वो जो लॉस है वो एक्चुअली कितनी लेंथ में हुआ है. जैसे मैं बात करूं, अगर सपोज यहां पे फ्लूइड के पास सपोज की 5 मीटर एनर्जी थी, इधर सपोज उसके पास सिर्फ 2 मीटर एनर्जी रह गई, 3 मीटर एनर्जी जो है उसने क्या कर दी, लॉस कर दी. 3 मीटर एनर्जी हैज बीन लॉस्ट बाय द फ्लूइड व्हाइल पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉइल मास. और वो जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो कितनी लेंथ में हुआ है. लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर लेंथ इज हाउ मच, let us suppose this length is 8 मीटर, this is 8 मीटर. तो ये जो बेसिकली लॉस कितना हुआ, यहाँ पे 5 मीटर थी, यहाँ पर 2 मीटर बच गई, तो कितना लॉस हुआ, 3 मीटर का लॉस हुआ. दिस इज द लॉस. अब ये जो 3 मीटर का लॉस हुआ है ये कितनी लेंथ ऑफ फ्लो में हुआ है, ये हुआ है 8 मीटर लेंथ कवर करने के बाद. भाई 8 मीटर लेंथ कवर की ना, तब हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर का लॉस हुआ है. सो what is the length of flow? Length of flow is how much? 8 meter.
8 मीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लो, दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लो। सो इनको डिवाइड करके आई की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो ये आपने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया कि क्या होता है डार्सी लॉ, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है डार्सी लॉ को सेटिस्फाई करवाने के लिए, वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब एक मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि जो डार्सी लॉ होता है, डार्सी लॉ आपका ग्रेवल्स के लिए वैलिड नहीं होता है। डार्सी लॉ विल नॉट बी वैलिड इन केस ऑफ ग्रेवल्स, ठीक है, ये भी हमें दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्सी लॉ जो है वो हमारा ग्रेवल के केस में वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं वैलिड होता है? देखो सिंपल सी बात है कि नेचर कैसा होना चाहिए डार्सी लॉ को वैलिड करवाने के लिए, लैमिनार होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ग्रेवल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। एक्चुअली ग्रेवल एक कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, उसके बीच के जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा साइज होता है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वहां से बहुत हाई वेलोसिटी पर मूव करता है। ग्रेवल्स इज ए कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, तो इसके बीच में जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं ना, इंटरकनेक्टिंग वॉइड जो होते हैं, इनके अंदर वो बहुत बड़े साइज के क्रिएट होते हैं। अगर आप ग्रेवल को देखोगे तो ग्रेवल्स के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स का साइज होता है ये काफी लार्ज होता है। तो जब यहां से आपका फ्लूइड पास करता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग में से ही तो फ्लूइड पास कर रहा है ना। अब अगर ओपनिंग का साइज बढ़ा दिया आपने तो फ्लूइड जो है वो बहुत तेजी से नहीं पास कर जाएगा, यहाँ से फ्लूइड जो है वो बहुत तेजी से यहाँ से पास कर जाएगा। अगर फ्लूइड बहुत तेजी से पास करेगा तो होता क्या है, यहाँ पे उसका जो नेचर है वो लैमिनार नहीं रह पाता, उसका नेचर लैमिनार नहीं रह पाता, वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंट नेचर की तरफ मूव कर जाता है। भाई लैमिनार नेचर हमें जनरली स्लो वेलोसिटीज पे ही देखने को मिलता है, हाई वेलोसिटीज पे जनरली लैमिनार नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हाई वेलोसिटीज पे मूव करता है, क्यों? ग्रेवल के थ्रू, क्योंकि वॉइड्स का साइज बहुत बड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे नेचर जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर नेचर टर्बुलेंट हो गया तो ऑब्वियसली डार्सी लॉ हम वहां पे अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि डार्सी लॉ के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, लैमिनार होना चाहिए था नेचर। ये यहाँ से एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल कर आ रहा है। सो आपको ये समझ में आया कि क्यों ये ग्रेवल्स के लिए वैलिड नहीं है, एंड ये भी यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर था बेसिकली वो भी क्लियर हो चुका है कि भाई कैसा नेचर होना चाहिए, लैमिनार नेचर होना चाहिए, अदरवाइज डार्सी लॉ विल नॉट बी वैलिड फॉर द कोर्स फॉर द डार्सी लॉ अदरवाइज वैलिड नहीं हो पाएगा अगर नेचर जो है वो लैमिनार नहीं है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है, जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ परमेबिलिटी एंड सीपेज। बट ये बहुत इफेक्टिव तरह से कोशिश की जा रही है कि जिससे आपका मोस्टली जो सॉइल मैकेनिक्स का पूरा कोर्स है वो क्वेश्चंस की हेल्प से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जा सके। यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी के लिए ये क्वेश्चन में डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे अपकमिंग उसमें लेक्चर्स में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।